नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुणाल वैष्णव स्वागत करता हूं आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पहली शिक्षा एकेडमी के अंदर। जहां पे हम लोगों ने चैप्टर्स तो फिनिश कर दिए हैं। अब आज से हम लोग जो है इस चैप्टर की यानी कि प्रीवियस चैप्टर हमने फर्स्ट चैप्टर तो है खत्म कर लिया है। अब इसके बाद में हमारे हाफ ईयरली एग्जाम जो है वो बहुत पास आ गए, तो इसके लिए पहली शिक्षा एकेडमी आपके लिए लेके आया है क्वेश्चन बुक सीरीज। इसके अंदर हम लोग हाफ ईयरली के अंदर आने वाले सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि जिस प्रकार हमने चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं उसी प्रकार आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हमारा जो मकसद होगा वो होगा चैप्टर 2 के जितने भी एमसीक्यू आते हैं एग्जाम के अंदर किस प्रकार के आते हैं उनको हम देखेंगे। इसके बाद में अदर क्वेश्चन भी इसके देखेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। ये बच्चों, अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो, यानी कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद कीजिए, अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर जब हमने ये पढ़े थे तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल होता है। तो हाँ, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? सबसे पहले अगर हम बात करें सिट्रिक एसिड की, तो सर सिट्रिक एसिड तो हमारे पास में नींबू के अंदर पाया जाता है। नींबू या फिर संतरे की बात करें तो इनके अंदर सिट्रिक एसिड अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो है वो दही में पाया जाएगा। HCl तो खुद एक अम्ल है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड जो है ये पाया जाता है टमाटर के अंदर। ऑक्जेलिक एसिड क्या हम बात करें तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2C2O4। H2C2O4। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद में चलिए फटाफट से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो हाँ, सेकंड क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि विच एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन द फॉलोइंग, कि इनमें से प्रबल अम्ल कौन सा है। प्रबल अम्ल का मतलब होता है कि जिसकी पीएच सबसे कम हो। ऑप्शंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जिसकी पीएच सबसे कम देर की होती है वो सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल होता है। तो अब देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है HCl जिसकी पीएच है 1, CH3COH यानी एसिटिक एसिड जिसकी पीएच है 5। तीसरा ऑप्शन दे रखा है लेमन जूस यानी नींबू का रस जिसकी पीएच है 2.2। और चौथा ऑप्शन दे रखा है प्योर मिल्क यानी कि शुद्ध दूध जिसकी पीएच दे रखी है 2.2। तो अब इन चारों ऑप्शन के अंदर सबसे कम पीएच किसकी दे रखी है? सर सबसे कम पीएच दे रखी है HCl की, यानी कि HCl जो है ये एक प्रबल अम्ल हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं इसको स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर हमें है एक चीज याद रखनी है कि पीएच कम से कम हो। क्या हो? पीएच कम से कम हो। जब हम कंपैरिटिव की बात करते हैं, जब हम तुलना की बात करते हैं, तो तुलना के अंदर यह देखा जाता है कि जिसकी पीएच सबसे कम होती है वो सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, Na2CO3.10H2O इज नोन एज, यानी Na2CO3.10H2O ये एक फॉर्मूला में दे रखा है। अब आपको पता लगाना है कि इस किसका फॉर्मूला होता है। चार ऑप्शन में दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है बेकिंग सोडा। तो क्या ये फॉर्मूला बेकिंग सोडा का होता है क्या? हमारे दिमाग में आ रहा होगा सर नहीं, बेकिंग सोडा यानी कि रसोई घर में काम लेने वाले सोडे का फॉर्मूला तो होता है NaHCO3। ये होता है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, यानी कि ये इसका फॉर्मूला तो नहीं है। इसके बाद में है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इसका निर्माण बेकिंग सोडा से होगा, तो बेकिंग सोडा यानी NaCO3 से निर्माण होगा। पर ये अगर हम बात करें Na2CO3.NH2 तो होता ही नहीं है। ये फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडा का। धावन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ये जो 10H2O है इनको हम बोलते हैं क्रिस्टलीकरण जल, जो हम आगे डिस्कस करेंगे एक बार। और ब्लीचिंग पाउडर यानी ब्लीचिंग चूर्ण, ब्लीचिंग चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि Na2CO3.10H2 को क्या बोलते हैं? Na2CO3.10H2 को बोलते हैं धावन सोडा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में। इसके अंदर दे रखा है कि pH वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट्स दैट द सॉल्यूशन इज, यानी pH से कम, pH 7 से कम होगा। इनके अंदर चार सॉल्यूशन हमें दे रखे हैं और बोला गया है कि जब pH का मान 7 से कम होता है, लेस देन 7, ठीक है, 7 से कम होता है, तो वो जो विलयन दे रखा हो हमें वो क्या होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, या फिर उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। यानी एक विलयन दे रखा है, अगर हम उसकी pH 7 से कम कर देते हैं तो वो कौन सा होगा इन तीनों में से? तो हमारे में आ रहा है सर, अगर pH स्केल की बात करें तो
अगर वो 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, और फिक्स 7 पे अगर आके रुक जाती है, फिक्स 7 पीएच दे रही होती है तो उदासीन होता है। बात यहाँ क्वेश्चन के अंदर की गई है कि 7 से कम होना चाहिए, यानी कि वो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। इसके लिए मैं पहले लिख देता हूं पीएच जो है 7 से कम होगी, हाँ क्षारीय के लिए पीएच 7 से ज्यादा होगी। 7 से ज्यादा होगी। इसके बाद में न्यूट्रल के लिए फिक्स 7 होगी, और नो इफेक्ट के लिए हमारे कोई केस नहीं दे रखा है, तो ये क्षारीय पीएच होगी, इसकी अम्लीय पीएच होगी। इस वाले सॉल्यूशन जो है ये अम्लीय होगा। चलिए, विच सॉल्ट इज न्यूट्रल सॉल्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है ऐसे क्वेश्चन की कि न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है। तो न्यूट्रल सॉल्ट में मैं आपको बता दूं कि जो सॉल्ट यानी उदासीन लवण, न्यूट्रल सॉल्ट का अर्थ होता है उदासीन लवण। तो उदासीन लवण क्या होता है समझिएगा। उदासीन लवण का मतलब हो गया वे लवण जो प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से जो सॉल्ट बनते हैं उन्हें हम कहते हैं वीक, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार। ठीक है, वे लवण जो प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं। तो अब हम बात करें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से कौन बन रहा है यहाँ पे, तो उसे में जब मैंने आपको कराया था न्यूट्रल सॉल्ट तो उसके अंदर 4-5 एग्जांपल बताए थे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो NH4Cl, NH4Cl जो होता है वो NH4 ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों की अभिक्रिया से बनती है। अगर हमें ये देखना हो तो NH4OH और HCl की जब हम अभिक्रिया कराएंगे, किसकी कराएंगे देखिएगा, प्रबल ये कैसा बनता है मैं बताता हूँ आपको, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं NH4OH को। इसकी अभिक्रिया जब हम किससे कराएंगे, HCl से कराएंगे, तो हमें पता है कि NH4 के ऊपर होता है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज और सर OH नेगेटिव के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। इसी टाइप से क्या होगा, H के ऊपर होगा सर पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। अब हम सभी ने पढ़ रखा है कि समान चिन्हों के बीच में आकर्षण होगा और असमान चिन्ह समान चिन्हों के मध्य प्रतिकर्षण होगा और असमान चिन्हों के मध्य आकर्षण होगा, यानी कि NH4 H+ के पास में जाएगा नहीं, ये NH4 जो है ये Cl नेगेटिव के पास में जाएगा और फॉर्मेशन करेगा, निर्माण करेगा NH4Cl का। हाँ, अब ये H+ जो है OH- के साथ चल जाएगा और यहाँ पे बनेगा जल। तो ये देखिए ये होता है प्रबल, ये जो है हमारे पास में प्रबल क्षार हो गया, ये प्रबल अम्ल हो गया NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार ने अभिक्रिया करी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल के साथ में और निर्माण करा NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड का। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाता है प्रबल, अगर बात करें न्यूट्रल सॉल्ट की यानी उदासीन लवण की। तो ये हमारे पास में हो गया उदासीन लवण। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल पूछा गया किसके अंदर होता है, तो ये क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं कि लैक्टिक अम्ल हमेशा और हमेशा दही में ही पाया जाएगा। दही में कौन सा अम्ल होगा, लैक्टिक अम्ल। जैसे कि साथ साथ हम चारों बाकी का ऑप्शन भी डिस्कस करते जा रहे हैं। तो ऑरेंज संतरे के अंदर मैंने बताया आपको कि सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। इसके बाद में अगर बात की जाए चाय की, तो चाय के अंदर अम्ल का यानी सिरका, सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक एसिड। एसिटिक अम्ल जो है सिरके के अंदर पाया जाएगा और चाय के अंदर जो है अम्ल नहीं होता है। तो ये जो है इजी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन हमें हाफ ईयरली में देखने को मिलेंगे कि एमसीक्यू भी आएंगे हमारे इस बार 12 नंबर के। तो हम हर चैप्टर के एमसीक्यू करते जाएंगे, साथ ही साथ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करते जाएंगे। बस आपको एक काम करना है कि अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आते रहे नए नए वीडियोस की। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन के अंदर
सेवंथ क्वेश्चन हमें बोल रखा है कि फार्मर्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन सॉइल बाय एडिंग, यानी कि किसान मिट्टी में कुछ मिलाकर इसे उदासीन बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि किसान जो है जब भी उन्हें मिट्टी को उपजाऊ बनाना होता है या फिर खेती करने लायक बनाना होता है या उदासीन करना होता है उस मिट्टी को, न तो उसके अंदर अम्ल की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, न उसके अंदर क्षार की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि बैलेंस होनी चाहिए, मिट्टी उदासीन होनी चाहिए। बैलेंस का मतलब उदासीन होनी चाहिए मिट्टी। तो उसके अंदर किसान हमेशा और हमेशा चूने को ऐड करते हैं, जिसे हम बोलते हैं भुजा चूना, यानी कि स्लेक लाइम। स्लेक लाइम हमेशा मिलाया जाता है मिट्टी के अंदर, ताकि मिट्टी जो है उसकी पीएच न तो 7 से ज्यादा हो और न 7 से कम हो, फिर 7 पे आके वो रुक जाए। इसलिए इसे न्यूट्रल करने के लिए इसके अंदर स्लेक लाइम यानी कि भुजा हुआ चूना मिलाया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। तो एक चीज याद रखनी है इसके अंदर कि स्लेक लाइम भुजे चूने को बोलते हैं, CaO उसका फॉर्मूला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि निम्न में से कौन HCl के जलीय विलयन में उपस्थित होगा, यानी कि HCl की अभिक्रिया हमें किसके साथ में करानी है, जल के साथ में HCl की अभिक्रिया करानी है। तो देखिए जल के साथ में कि हमें बोल रखा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl के अंदर कौन होगा, तो एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है यानी कि जलीय विलयन होगा। जलीय विलयन किसका है, HCl का है। तो HCl के जलीय, देखिए बोलिए दो चीजें बोल रहा है, जलीय विलयन HCl का, यानी जल के अंदर है HCl। तो अभिक्रिया कराते हैं क्या होगा, देखने को रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, यानी HCl प्लस H2। अब हम जानते हैं H2, अगर हम इसे और तोड़े तो इस प्रकार दिखेगा हमें, HCl प्लस HOH इसी प्रकार देखने को मिलेगा। अब H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl के पास नेगेटिव चार्ज, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl के पास OH नेगेटिव होगा। ठीक है, हाँ अब देखिए पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के पास जाएगा, और यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर्मेशन किसका होगा, तो फॉर्मेशन होगा H3O, H3O प्लस और Cl माइनस का। अगर ये अभिक्रिया संभव होती है तो यहाँ पे निर्माण होगा H3O प्लस और Cl नेगेटिव का Cl जो है अलग होके यहाँ पे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा कि आयनों में टूटेंगे, कोई भी अगर हम बात करें यौगिक की तो यौगिक आसानी से आयनों के अंदर टूटेगा। तो ये आयनों में जब टूटेगा तो ये बनेगा H3O प्लस, यानी इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा और क्लोरीन जो है ये बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है कि CuSO4.5H2O इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, CuSO4.5H2O इन दिस कंपाउंड द वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, यानी कि इस फॉर्मूले को जब हमने लिखा है हिंदी में देखो रखा है कि जल के अणु को कहा जाता है। इस फॉर्मूले के अंदर जल के अणुओं को, यानी जल के 5 अणु काम में आ रहे हैं, जल के 5 अणु काम में आ रहे हैं, तो इन 5 जल के अणु को क्या कहा जाता है। तो मैंने जैसे अभी बताया था क्रिस्टलीकरण जल, तो क्रिस्टलीकरण जल का अर्थ होता है कि सर लवण के इकाई सूत्र को लिखने के लिए जितने जल के अणु काम में आते हैं, यानी कि ये एक तरह का लवण है CuSO4.5H2O, आगे कुछ नहीं है यानी यूनिट है, ये इकाई फॉर्मूला है लवण का। तो लवण के इकाई सूत्र को लिखने के लिए जितने जल के अणु काम में आते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलीकरण जल। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण जल। यानी कि जो 5 है इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल, जल के अणु दे रखे हैं 5 ही क्या है, क्रिस्टलीकरण जल है, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टलीकरण जल है। ये चीज हमने देखी क्रिस्टलीकरण जल क्या होता है। चलिए तो अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। हाँ, an aqueous solution turns the red litmus solution blue. Excess addition of which of the solution reverse the change? ये बोला गया है हमें कि an aqueous solution सामान्यतः क्षार लिटमस को लाल कर देते हैं। यदि हम इसका व्युत्क्रम करें तो कौन सा उदाहरण सही है। अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं कि यानी कि क्षार जो है वो क्या करते हैं, क्षार करते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षार जो होते हैं लिटमस को लाल कर देते हैं, किसको करते हैं, नीले को लाल करते हैं। हाँ, क्षार क्या करेंगे, नीले को लाल करेंगे। अगर हम इस प्रोसेस का उल्टा कर दें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि उल्टा का मतलब हो गया कि लाल लिटमस को नीला कौन करता है,
लाल लिटमस को नीला नीला कौन करता है? तो सर लाल लिटमस को नीला तो हमेशा अम्ल करते हैं, यानी कि इनमें से चार ऑप्शन में से हमें अम्ल की पहचान करनी है। तो अम्ल की पहचान सर ये देखिए ऑप्शन नंबर डी सीधा सीधा मिलता दिख रहा है कि HCl तो एक अम्ल ही होता है, यानी कि दिया हुआ हमें HCl जो है ये एकदम सही ऑप्शन है। इसका उल्टा करने का अर्थ है व्युत्क्रम करने का मतलब है अगर इस प्रोसेस को हम उल्टा कर दें, यानी कि लाल लिटमस को नीले में कौन परिवर्तित करता है, तो वो हमेशा और हमेशा एक वर्गीय HCl यानी अम्ल ही करता है। तो इस टाइप से बहुत इजी से क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं अभी तक, और आगे चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो अब आगे क्वेश्चन है, हाँ, इन विच pH रेंज डज आवर बॉडी सर्वाइव? हमारा शरीर जो है किस हद तक की pH को सहन कर सकता है? तो देखिए हमारा शरीर 7 से लेके 7.8 तक की pH को सहन कर सकता है, न तो 7 से कम और न 7.8 से ज्यादा। अगर इससे ज्यादा pH अगर हमारी हो जाती है शरीर के अंदर तो वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और उसके कारण देखिए कभी कभार हमें जो है ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, कभी हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। तो जब वो पीएच का मान 7 से कम होगा या 7.8 से ज्यादा होगा तो इस प्रकार की समस्या हमें देखने को मिलती है। सामान्यतः मनुष्य का शरीर 7 से लेकर 7.8 का पीएच सहन कर सकता है। अगला क्वेश्चन, अगले में हमें वो दे रखा है कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ पीओपी, यानी पीओपी का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो घर के अंदर जैसे किसी का हमारा हाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो उस समय डॉक्टर जो प्लास्टर चढ़ाता है वो यही होता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ये तो जिप्सम का होता है। किसका होता है ये होता है सर जिप्सम का फॉर्मूला। इसके बाद में CaSO4.3H2O, ये तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं किसी का। CaSO4.12H2O जी सर बिल्कुल यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी का फॉर्मूला। अगर मैं आपसे पूछूं इसका रासायनिक नाम क्या होगा तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सर कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। हाँ, आधे को मैंने बताया था आपको कि आधे को, हाफ को हम बोलते हैं हेमी। क्या बोलते हैं? हेमी। और H2O को हाइड्रेट, यानी इसका नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये हो गया इसका नेम। CaCO3.12H2 ये हमने पढ़ा नहीं अभी तक। चलिए अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब? क्या होता है कि जब एक अम्ल के अंदर, अम्लीय विलयन के अंदर एक क्षारीय विलयन को मिलाया जाता है, यानी कि एक दो हमारे पास में टेस्ट ट्यूब है, एक के अंदर अम्ल है एक के अंदर क्षार है। तो ये एक्सपेरिमेंट कभी भी हमें देखने को मिलता है, चाहे आप अम्ल के अंदर क्षार डालें चाहे क्षार के अंदर अम्ल डालें, हमेशा उसको देखिए, अगर आप उसको पकड़ के ऑब्जर्व करेंगे ना, जैसे एक इस हाथ में हमारे टेस्ट ट्यूब है, दोनों हाथों में एक के अंदर अम्ल है एक के अंदर क्षार है, तो जैसे हम अम्ल के अंदर यहाँ पे मिलाया क्या जा रहा है? अम्ल के अंदर क्षार को मिलाया जा रहा है। तो क्षार के अंदर अम्ल को मिलाया जा रहा है, तो ये रहा क्षार हमारे पास, ये रहा अम्ल। तो जैसे ही हम इसके अंदर अम्ल डालेंगे या दोनों में से किसी को एक दूसरे के अंदर डालेंगे, तो जैसे ही हमने इसको डाला, तो अगर आप परख नली को अच्छे से पकड़ रखा होगा तो आपको लगेगा कि परख नली की हल्की हल्की पुराने तापमान से थोड़ी ज्यादा गर्म हो रही है, यानी कि परख नली के अंदर तापमान में परिवर्तन देखने को मिलेगा। लाइव एक्सपेरिमेंट अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं, जैसे HCl हो गया, लेबोरेटरी में टीचर की देखरेख में करना है ये एक्सपेरिमेंट आपको, है ना। तो उसके अंदर हमेशा देखने को मिलेगी जो परख नली जिसके अंदर आप डिसॉल्व कर रहे हो उस चीज को, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। क्या होता हुआ दिखेगा? इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, यानी कि सर द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, यानी विलयन का तापमान बढ़ेगा। ये हम ऑब्जर्व करते हैं उस दौरान। चलिए, न डिक्रीज होगा न सेम रहेगा, बढ़ेगा। अम्ल के अंदर क्षार को अगर हम डालेंगे तो सॉरी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, पर अम्ल के अंदर H+ आयन की मात्रा अधिक होने के कारण क्या होता है, वहां पे उसका तापमान बढ़ जाता है विलयन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर? प्रकृति के अंदर कौन सा लवण, अगर हम बात करें अम्लीय कौन सा होगा, तो अम्लीय लवण, अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे तो अम्लीय लवण कौन सा होगा, तो अम्लीय जैसा जिस प्रकार हमने देखा था उदासीन लवण कौन सा होगा, NH4Cl, यानी सर ये तो न्यूट्रल सॉल्ट हो गया, ये तो होगा नहीं। इसके बाद में NaCl भी न्यूट्रल सॉल्ट होगा एक टाइप का।
न्यूट्रल सॉल्ट ही होता है NaCl। अब आती है हमारे पास CH3COONH4। तो इसको अमोनियम एसीटेट बोलते हैं, अमोनियम एसीटेट। और ये हो गया हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट। तो इन दोनों में से कौन सा अम्लीय सोल्ट होगा? अम्लीय की अगर हम बात करें तो अमोनियम एसीटेट जो होगा वो अम्लीय होता है प्रकृति में, यानी कि CH3COONH4 जो होगा वो अम्लीय होगा, प्रकृति के अंदर पाए जाने वाला अम्लीय लवण होगा। ये NH4Cl तो हमने देखा उदासीन है, ये भी उदासीन लवण होगा। और सोडियम कार्बोनेट जो होगा ये अम्लीय नहीं होगा। तो बचा हुआ कौन? अमोनियम एसीटेट जो होगा वो हमारे पास में अम्लीय होगा। चलिए, विच गैस रिलीज व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल? बहुत ही हलवा सा सवाल है कि कौन सी गैस रिलीज होती है जब एसिड यानी कि अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराई जाती है, मेटल के साथ में कराई जाती है। तो लवण का निर्माण होता है, हम सभी को पता है कि सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। तो हमें यहाँ पूछा गया कौन सी गैस निकलती है, तो गैस हो गया हाइड्रोजन गैस। कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराई जाती है, किससे कराई जाती है? धातु से कराई जाती है, तो लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल गई। At what temperature is gypsum heated to give plaster of Paris? यानी कि जिप्सम को किस तापमान पे गर्म करा जाए ताकि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के अंदर परिवर्तित हो जाए। तो दो ताप मैंने आपको बताया था जब ये चैप्टर हम कर रहे थे, तो उस टाइम मैंने बताया था या तो 373 केल्विन होना चाहिए या 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो 373 केल्विन होना चाहिए या 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर हमें केल्विन की बात चल नहीं रही है, केवल और केवल चल रही है डिग्री सेल्सियस की। तो 100 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। 100 डिग्री पे अब देखिए अभिक्रिया भी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास में होगा CaSO4.2H2O। जब हम इसको गर्म करेंगे कितने टेम्परेचर पे? 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये किसमें परिवर्तित होगा? ये परिवर्तित होगा हमारे पास में ये CaSO4.2H2O प्लस 1.5 मोल जल का अलग हो जाएगा। तो कितना टेम्परेचर दिया हमने? 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन दे रखा है सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसेस, यानी सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl के साथ में कराएंगे। Na2CO3 की अभिक्रिया जब सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 की अभिक्रिया HCl के साथ में कराएंगे तो क्या किसका निर्माण होगा? तो देखिए अब इस प्रकार की अभिक्रिया हमने पढ़ी थी। देखिए अब इस रिएक्शन के अंदर हमें बोला गया है Na2CO3 की रिएक्शन हमें करानी है HCl के साथ में। तो जब ये हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? सर इस टाइप की अभिक्रिया के अंदर ये अभिक्रिया है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया एसिड के साथ में यानी अम्ल के साथ में। तो जब ये रिएक्शन आपने कराई थी तो बताया था कि जितने Na हम यहाँ पे काम में लेंगे उतने ही HCl के मोल काम में लेंगे, 2 मोल HCl काम में आएगा। और जब ये अभिक्रिया होगी तो निर्माण होता है लवण का, NaCl का, जल का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यानी कि सर तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, लवण भी बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है और जल भी बन रहा है। और डी ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त सभी, यानी कि उपयुक्त सही एकदम, उपयुक्त सभी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। आगे देखिए फटाफट से हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं तो कितने आसानी से हल हो रहे हैं। इसी प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर करना है और अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which acid is present in tamarind, यानी कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अगर हम बात करें इमली की, किसकी बात करें? इमली की। तो इमली के अंदर देखिए लैक्टिक एसिड तो दूध में हो गया, दही में हो गया, सॉरी लैक्टिक एसिड किस में हो गया? ये हो गया दही के अंदर। सिट्रिक एसिड ये हो गया नींबू या संतरे के अंदर, नींबू या संतरा। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम बात करें ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड हो गया हमारे पास में टमाटर में। और टार्ट्रिक अम्ल, यानी टार्ट्रिक अम्ल जो होता है इमली में पाया जाता है हमेशा। कौन सा अम्ल पाया जाता है इमली के अंदर? टार्ट्रिक अम्ल। चलिए तो इन सबको लिखते जाइए, एग्जाम के अंदर इन चारों में से एक तो पक्का कंफर्म आता है।
एक चारों में से एक पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा अम्ल होता है, इसमें कौन सा अम्ल होता है, इसमें कौन सा अम्ल होता है। तो आपको वहां पे सही एकदम सही आंसर टिक करना है। अब देखिए कि इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि अम्लीय क्षमता का बढ़ता क्रम कौन सा है इनमें से। तो अम्लीय के अंदर सबसे ज्यादा अम्लीय होता है HCl। एक चीज याद रखनी है, बढ़ता क्रम बोले ना तो आपको इस प्रकार से अरेंज करना है, और अगर घटता क्रम बोले तो इस प्रकार से। ये होता है असेंडिंग, ये होता है डिसेंडिंग। ये होता है बढ़ता क्रम, ये होता है घटता क्रम। ठीक है, ये होता है बढ़ता क्रम, ये होता है घटता क्रम। अब इसके बाद में हमें बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम के अंदर कौन सा सही है। बढ़ता क्रम के अंदर पूछा गया है तो HCl सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। HCl क्या होगा, सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। तो यहाँ पे HCl देखिए किसका ऑप्शन में अंदर HCl दे रखा है सर, A और C में दे रखा है, यानी कि B वाला तो गलत है सीधा सीधा और D वाला गलत है। अब इसके बाद में सर HCl के बाद में कौन आएगा, HCl के बाद में भी देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन दे रखे, HCl एसिडिक एसिड और वाटर, यहाँ पे भी एसिडिक एसिड और वाटर। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जल जो होता है, जल तो उदासीन होता है, जल तो उदासीन होता है, और जल के पहले सर HCl के बाद में भी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, अम्लीय होना है, जल तो आएगा नहीं। यहाँ पे देखिए HCl के बाद में जल को दे दिया, जल तो न्यूट्रल होता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया कि सबसे ज्यादा एसिडिक होता है जल, उसके बाद सबसे ज्यादा अम्लीय होता है जल, फिर एसिडिक एसिड, फिर होता है वाटर। तो ये देखिए 19वां क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। तो HCl सबसे ज्यादा अम्लीय हो जाएगा, उसके बाद में एसिडिक अम्ल हो जाएगा, और फिर जल, जल सबसे कम अम्लीय होगा, या फिर हम कह सकते हैं ये एक तरह से उदासीन होता है। चलिए ये बात हमें आज समझ में आई। अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्रम को महत्व देखिए, बढ़ता क्रम इस प्रकार है, घटता क्रम जो क्रम हमें पूछे उसी में हमें आंसर देना है। ऐसा नहीं कि आपसे पूछे घटता आप बता दे उसमें बढ़ता क्रम। हाँ, व्हाट इज फॉर्म व्हेन, यानी कि जब जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो किसका निर्माण होगा है। जब जिंक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, जब जिंक की अभिक्रिया, यहाँ पे लिख दीजिए जब जिंक की अभिक्रिया, जब जिंक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराई जाती है तो क्या होता है। तो मैं आपको अभिक्रिया करके बताता हूँ। यानी जिंक दे रखा है, Zn दे रखा है, Zn की अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, यानी कि NaOH के साथ में, NaOH के साथ में। तो यहाँ पे 2 मोल NaOH हमारे काम में आएंगे। ठीक है, अब जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करता है तो ये निर्माण करता है Na2ZnO2 का, Na2ZnO2, और इस Na2ZnO2 को हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट हो गया Na2ZnO2, और हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे निष्कासन होता है। कौन सी गैस निकलेगी यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे निष्कासन होगा। तो इस प्रकार ये जो है हमें यहाँ पे दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक के साथ कराई जाती है। तो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे सोडियम जिंकेट। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो Na2ZnO2 होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि लाइम वाटर रिएक्ट विथ क्लोरीन टू गिव, यानी कि चूने की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पे क्या होता है। तो लाइम वाटर होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसके लाइम वाटर के अंदर अगर हम ये लाइम वाटर के अंदर हम क्लोरीन को मिक्स करते हैं तो किसका निर्माण होगा। तो अब ये हमने बुक के अंदर पढ़ रखा है कि लाइम वाटर की अभिक्रिया यानी कि चूने की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो किसका निर्माण होता है। चूने की अभिक्रिया अगर हम क्लोरीन से कराते हैं तो Ca, देखिए यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है लाइम वाटर का मतलब हो गया CaO, इसकी अभिक्रिया हम क्लोरीन से कराएंगे यानी Cl2 से कराएंगे तो किसका निर्माण होगा। सर सीधा सीधा बोल रहा है क्वेश्चन ही, CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा। ये देखिए ब्लीचिंग पाउडर,
ऐसे हलवे हलवे सवाल आएंगे। तो इस प्रकार के सवालों के लिए आपका अभ्यास यानी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी प्रैक्टिस हुई तो आप झट से ऐसे फटाफट से ऐसे सवाल कर सकते हैं, और प्रैक्टिस नहीं हुई तो आप ऐसे छोटे छोटे सवालों में भी मात खा सकते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस करिएगा। इसकी प्रैक्टिस शीट भी आपको मिल जाएगी, कमेंट में पिन कर दी जाएगी वो भी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। नेटल स्टिंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, यानी नेटल के डंक में कौन सा, यानी कि नेटल डंक हो चाहे मधुमक्खी का डंक हो, दोनों एक ही बात है, दोनों के अंदर एक ही एसिड होता है, तो उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। पहला दे रखा है मेटवेनोइक एसिड, मेटिवेनोइक एसिड, दूसरा दे रखा है लैक्टिक एसिड एंड लैक्टिक अम्ल, तीसरा दे रखा है सिट्रिक अम्ल, चौथा दे रखा है मेथेनोइक अम्ल। तो याद कीजिए इन दोनों के अंदर नेटल स्टिंग यानी नेटल के डंक में और मधुमक्खी के डंक में दोनों में एक ही अम्ल पाया जाता है, वो होता है मेथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड, मेथेनोइक एसिड। इसको लिख लीजिएगा कि मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में भी पाया जाता है। अब देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ, यानी दांतों की परत बनी होती है, यानी हमारे जो दांत है उसके ऊपर जो परत है एक बनी हुई, वो किससे बनी हुई होती है। दांतों की परत हमेशा हमेशा बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे बनी होगी, कैल्शियम फॉस्फेट से। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट तो होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर होता है, चूने के पत्थर से थोड़ी ना हमारे दांत की ऊपरली वाली परत बनी होगी कि एकदम मजबूती वाले दांत, लोखंडी दांत। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड तो बुझा चूना होता है। और अगर हम बात करें पोटेशियम, पोटेशियम की, तो पोटेशियम से तो कैल्शियम वो हमारे सबने सुना है कैल्शियम से बनती है, न कैल्शियम ऑक्साइड से बनेगी, न कैल्शियम कार्बोनेट से बनेगी। किससे बनती है दांतों की परत, टूथ इनेमल किससे बनती है, कैल्शियम फॉस्फेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेन वाटर, रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स, यानी वर्षा अगर होती है तो अम्ल वर्षा के अंदर वर्षा जल की पीएच होती है, एक मिनट, अम्ल वर्षा, इसके अंदर वर्षा जल के अंदर लिख लीजिएगा अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा की पीएच कितनी होगी, अम्ल वर्षा का मतलब होता है कि जब पीएच का मान, जल की पीएच का मान 5.6 से नीचे चला जाता है तो उस प्रकार की वर्षा को हम बोलते हैं अम्ल वर्षा। क्या बोलते हैं, एसिड रेन। तो यानी कि बोल रखा है पीएच फॉल्स बिलो 7, पीएच 7 से कम होनी चाहिए क्या, नहीं नहीं, पीएच 5.6 से ही कम होनी चाहिए फिक्स। पीएच फॉल्स बिलो 6, क्या 6 से कम होनी चाहिए, ना ना भैया। पीएच फॉल्स बिलो 5.6, 5.6 से कम होनी चाहिए क्या, बिल्कुल यही होनी चाहिए। और डी बोल रखा है पीएच इज अबाउ 7, नहीं नहीं नहीं, अबाउ 7 तो हो ही नहीं सकती, 5.6 से नीचे ही होनी चाहिए वो तो फिक्स। तो ये हो गया हमारा 24वां सवाल। अब अगले पे आते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। देखिए मैंने आपको बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वीक एसिड होता है, दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल क्षार होता है, प्रबल अम्ल होता है या फिर प्रबल क्षार होता है। तो पहली बात NaOH आ गया। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब होता है NaOH, OH आ गया पहली बात। तो अम्ल तो होना ही नहीं है, क्या होगा ये होगा क्षार, बेस होगा सर, ये कन्फर्म है, तो इतना तो पढ़ा है हमने। चलिए ठीक है, मान लिया हमने पढ़ा है बेस होगा। चलिए यानी कि ऑप्शन 2 ये वाला और ये वाला तो सीधा सीधा गलत है। अब इन दोनों में से कौन सा तुक्का खेल रहा है सर, तुक्का नहीं, एकदम सही कंसेप्ट किसमें लगाना है। तो यानी वीक बेस होगा या फिर स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो मैं बता दूं कि NaOH की जो पीएच होती है वो फिक्स 14 होती है। कितनी होती है, पीएच फिक्स 14 होती है। सर आपने बताया था कि जिसकी पीएच 13 14 की, जिसकी पीएच 0 से लेके 7 और ये होती है 14, जिसकी पीएच इस तरफ में धनात्मक दिशा में ज्यादा बढ़ रही है वो ज्यादा, वो प्रबल क्षार होगा, और जिसकी पीएच इस दिशा में ऋणात्मक अक्ष में ज्यादा बढ़ रही है वो प्रबल अम्ल होगा। तो यहाँ बात कही जा रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी पीएच कितनी होती है, 14 होती है। इसका मतलब ये सर सबसे ज्यादा प्रबल क्षार होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रबल क्षार होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इस चीज को याद रखना है। और HCl जो होता है, HCl सबसे प्रबल अम्ल होता है, इसकी पीएच 1 होती है, प्रबल अम्ल। HCl सबसे प्रबल अम्ल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 25 हो गए हमारे, अब 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 26वां क्वेश्चन, व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट HCl रिएक्ट कलर चेंजेस टू, यानी कॉपर ऑक्साइड
CuO, की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं हम? HCl से करा रहे हैं। तो अब यहां पे क्या होगा, यहां पे CuCl2 का निर्माण होगा और जल अलग होगा, यानी कि 2 CuCl2। तो ठीक है, CuCl2 बन गया, H2 बन गया। अब यहाँ पूछा गया है कि कलर जो है वो चेंज किसके अंदर हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया HCl के साथ में कराई जाती है तो उसका कलर जो होता है वो हो जाता है ब्लूइश ग्रीन, यानी कि हल्का नीला हरा हो जाता है। अगर हम बात करें कॉपर ऑक्साइड के सॉल्यूशन की तो इसके अंदर कलर जो है वो चेंज होकर ब्लूइश ग्रीन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कलर वाले क्वेश्चन अच्छे से करके जाइएगा, क्यों? क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी एक प्रबल अम्ल का अर्थ क्या होता है? एक प्रबल अम्ल का मतलब होता है सर प्रबल अम्ल का अर्थ होता है कि जब जल में किसी की भी, मान लीजिए हम किसी भी अगर बात कर रहे हैं, तो प्रबल अम्ल का अर्थ होता है कि जब कोई भी चीज जल में पूर्णतः आयनित हो जाती है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है, इसका मतलब वो एसिड कौन सा है? वो एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि प्रबल अम्ल, यानी कि पार्शियली भी नहीं होगा और कंप्लीटली, पार्शियली भी नहीं होगा और आधा भी नहीं होगा, ये कंप्लीटली पूर्ण तरह जल में आयनित हो जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रबल अम्ल। ऐसा यौगिक हो सकता है प्रबल अम्ल जो पूर्ण तरह जल में, पूरी तरह जल में क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है, यानी डिसॉल्व हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मटेरियल्स यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आर, ब्लीचिंग पाउडर के विरंजक चूर्ण के निर्माण में किसका उपयोग लिया जाता है? विरंजक चूर्ण अभी हम पढ़ के आए हैं, किसका लिया जाता है? क्विकलाइम, क्विकलाइम एंड, सॉरी क्विकलाइम नहीं लेते हम, स्लेक लाइम बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं हम? स्लेक लाइम बोलते हैं। देखिए सॉरी सॉरी सॉरी, ये हम इसकी अभिक्रिया इसके साथ कराते हैं तो इसको हम बोलते हैं, ये जो होता है क्विकलाइम और ये होता है हमारे पास में क्लोरीन। तो क्विकलाइम सही है, यही आंसर होगा हमारे पास में। भुजा चूने की और क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाती है, तो भुजा चूने और क्लोरीन की अभिक्रिया से क्या होता है? विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, यही है सही आंसर, डी वाला। अब देखिए, सॉरी डी वाला नहीं, बी वाला सही आंसर है हमारे पास में, बी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में अगर हम आए तो अगला क्वेश्चन जो है उसके अंदर बोला गया है पीएच ऑफ ब्लड इज, जल की, सॉरी हम अगर बात करें तो ब्लड यानी होता है रक्त, तो रक्त की पीएच का मान कितना होता है? रक्त की पीएच का मान, रक्त जो होता है हल्का हल्का क्षार के अंदर आने लग जाता है, यानी कि रक्त जो है उसकी पीएच हमेशा 7 से अधिक होगी। कितनी होगी? 7 से अधिक होगी। जो 7 से अधिक होगी इसका मतलब है 7.4 जो होती है वो रक्त की पीएच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, H2CO3 इज ए, H2CO3 क्या होता है? H2CO3 का अर्थ होता है, H2CO3 जो है कार्बोनिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। कार्बोनिक अम्ल, जो हम पेप्सी मिरिंडा ये पीते हैं उनके अंदर जो अम्ल आता है उसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड, यानी कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक एसिड जो है H2CO3 जो है ये होता है एक वीक एसिड, दुर्बल अम्ल होता है। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है, क्यों? क्योंकि ये जल के अंदर पूर्णतः आयनित नहीं हो पाता है, आयनित नहीं हो पाता है, इसीलिए ये एक वीक एसिड है, यानी कि दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अब, H2SO4 का सामान्य नाम होता है, H2SO4 का सामान्य नाम, सामान्य नाम मैं आपको बता दूं एक बार, H2SO4 का सामान्य नाम होता है विट्रियल का तेल। पहले हम बात करते हैं H2SO4 की। H2SO4 का सामान्य नाम हो गया विट्रियल का तेल, ऑयल ऑफ विट्रोयल, एक है CuSO4.5H2O, इसको हम बोलते हैं ब्लू विट्रियल यानी नीला तोता, और एक होगा हमारे पास में CuSO4.7H2O।
इसको हम बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल यानी कि नीला थोथा। ऑयल होता है एक टाइप का ग्रीन विट्रियोल। तो हमें पूछा गया H2SO4 का सामान्य नाम क्या होता है, तो H2SO4 का सामान्य नाम होता है विट्रियल का तेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 32 सोडा एश। सोडा एश क्या है, सोडा एश का अर्थ होता है कि Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट को सोडा एश कहा जाता है। एक चीज हमें याद रखनी है कि Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को सर बोला जाता है सोडा एश, यानी कि सोडा एश का मतलब राख। सोडा एश का फॉर्मूला हो गया Na2CO3। ये पूरा चैप्टर हम करके आ चुके हैं। जब आप इस चैप्टर की वीडियोस देखें तो उसके अंदर आपको पूरी चीजों को पता पड़ जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है किस टाइप से हम फटाफट क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने ये चैप्टर ऑलरेडी फिनिश कर लिया है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी अग्निशमक यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है। तो अग्निशमक यंत्र के अंदर हम लोगों ने सभी ने पढ़ा है कि बेकिंग सोडा का, यानी कि घर में जो सोडा काम में आता है उसका उपयोग हम अग्निशमक यंत्र के रूप में करते हैं। इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। रसोई घर का सोडा भी इसे बोला जाता है। इसका उपयोग अग्निशमक यंत्र में हम करते हैं नॉर्मली। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो आ गया हमारी स्क्रीन पे, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। द केमिकल नेम ऑफ मार्बल इज, मैंने अभी बताया था आपको कि संगमरमर जो होती है, जो हमारे घर के अंदर फर्श के अंदर बिछी हुई होती है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं आपको इसको फॉर्मूला बताऊं तो फॉर्मूला हो गया CaCO3। अब CaCO3 का नाम क्या होता है सर, Ca का मतलब होता है कैल्शियम। तो इसके अंदर देखिए कैल्शियम 3 ऑप्शन के अंदर है। कैल्शियम CO3 को बोलते हैं हम कार्बोनेट, यानी कि इसका नेम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3 और इसको बोला जाता है नॉर्मल भाषा में मार्बल या फिर संगमरमर। तो इस टाइप से आज हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन 35 कर लिए, MCQ 35 MCQ कर लिए चैप्टर नंबर 2 के एसिड बेस एंड सॉल्ट के, यानी अम्ल क्षार और लवण के। अब आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखेंगे, जिसके अंदर किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चनों को देखेंगे। तब तक के लिए आप सारे पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।